नमस्ते। कभी कभी ये सोचना बड़ा अजीब लगता है ना क्या? कि कितने बेहतरीन प्रोडक्ट्स जिन पर शायद सालों की मेहनत लगी हो बाजार में आते हैं और बस गायब हो जाते हैं। हाँ, पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। हम सब ने ऐसा देखा है। बिल्कुल, प्रोडक्ट कमाल का होता है, टेक्नोलॉजी शानदार होती है, लेकिन कोई उसे खरीदता नहीं। और यही आज की हमारी चर्चा का बड़ा सवाल है। हमारे पास एप्रिल डनफोर्ड की किताब ऑब्वियसली ऑसम का एक सारांश है और ये इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करता है। ऑब्वियसली ऑसम। हाँ, और इसका जो मूल विचार है वो ये है कि अक्सर समस्या प्रोडक्ट में नहीं बल्कि उसकी पोजीशनिंग में होती है। पोजीशनिंग मतलब लोगों के दिमाग में उस प्रोडक्ट की कहानी क्या है, उसे किस खांचे में रखा गया है। अगर ये कहानी ही साफ नहीं है तो सबसे अच्छा प्रोडक्ट भी बेकार है। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन है इस पोजीशनिंग के कॉन्सेप्ट को परत दर परत समझना। और ये सिर्फ मार्केटिंग वालों के लिए नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप कोई आइडिया बेच रहे हैं, अपना कोई प्रोजेक्ट पिच कर रहे हैं या बस ये समझना चाहते हैं कि दुनिया में चीजें क्यों बिकती हैं और क्यों नहीं, तो ये बातचीत आपके काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए इस सारांश में दिए गए सिद्धांतों की गहराई में उतरते हैं। शुरुआत सबसे बुनियादी और शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज किए जाने वाले विचार से होती है। आपके असली प्रतियोगी कौन है? हाँ, और यहाँ सारांश की पहली बात ही मतलब चौंका देती है। वो ये नहीं पूछती कि आप किसे अपना प्रतियोगी मानते हैं, बल्कि ये कि आपका ग्राहक आपके प्रोडक्ट की तुलना किससे कर रहा है। और ये दोनों बहुत अलग बातें हो सकती हैं। बहुत ज्यादा अलग। सोचिए आपने एक नया शानदार अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाया है। आपको लगता है कि आपका मुकाबला बाजार के दूसरे बड़े अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से है। सही है, टैली से या क्विकबुक से। हाँ, आप दिन रात उनके फीचर्स से अपने फीचर्स की तुलना कर रहे हैं, लेकिन आपका ग्राहक जो एक छोटा दुकानदार है वो शायद आपके सॉफ्टवेयर की तुलना किसी सॉफ्टवेयर से कर ही नहीं रहा। तो फिर किससे कर रहा है? वो उसकी तुलना अपनी पुरानी एक्सेल स्प्रेडशीट या फिर पेन पेपर वाली बही खाते से कर रहा है। ओहो, ये तो पूरा गेम ही बदल देता है। मतलब आप लड़ाई किसी और मैदान में लड़ रहे हैं और आपका ग्राहक किसी और मैदान में खड़ा है। बिल्कुल। अगर ग्राहक की नजर में आपका मुकाबला एक एक्सेल शीट से है, तो आपका सबसे पहला काम ये साबित करना नहीं है कि आपके फीचर्स कितने एडवांस हैं। नहीं, बल्कि ये साबित करना है कि आपका सॉफ्टवेयर एक्सेल से बेहतर क्यों है। वो ज्यादा आसान है, ज्यादा सुरक्षित है या आपका समय बचाता है। एकदम सही। इसी को प्रतिस्पर्धी विकल्प या कम्पेटिटिव ऑल्टरनेटिव्स समझना कहते हैं। टेस्ला का उदाहरण लें, उनका मुकाबला सिर्फ दूसरी इलेक्ट्रिक कारों से नहीं है। सही बात है। किसी के लिए वो एक लग्जरी कार है तो उसका मुकाबला BMW या मर्सिडीज से है। किसी के लिए वो एक टेक्नोलॉजी गैजेट है तो उसका मुकाबला शायद नए आईफोन से है कि मैं अपना पैसा कहाँ खर्च करूं। हाँ, ये भी एक एंगल है। और कई लोगों के लिए असली मुकाबला है क्या मुझे सच में कार की जरूरत है। हो सकता है उबर या पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक बेहतर विकल्प हो। जब तक आप ये नहीं समझते कि ग्राहक के दिमाग में क्या चल रहा है, आपकी सारी मार्केटिंग हवा में तीर चलाने जैसी है। ठीक है, तो पहला कदम है ग्राहक की आंखों से अपने कंपटीशन को देखना। ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, अपनी बनाई हुई दुनिया से बाहर निकलना पड़ता है। हाँ, ये सच है। मान लीजिए हमने ये कर लिया, हमें पता चल गया कि हमारा मुकाबला एक्सेल शीट से है। अब आगे क्या? यहीं पर अद्वितीय मूल्य या यूनिक वैल्यू की बात आती है ना। बिल्कुल। और यहाँ सारांश एक क्लासिक गलती की ओर इशारा करता है जो लगभग हर कोई करता है। फीचर्स और फायदों के बीच का अंतर ना समझना। फीचर्स वर्सेस बेनिफिट्स। हाँ, कंपनियां अपने प्रोडक्ट के फीचर्स गिनाने लगती हैं। हमारे ऐप में रियल टाइम ट्रैकिंग है, हमारी बोतल स्टेनलेस स्टील की बनी है, हमारे कैमरे में 50 मेगापिक्सल का सेंसर है। हाँ, और एक आम ग्राहक के तौर पे मुझे इससे क्या लेना देना? 50 मेगापिक्सल का मतलब क्या है? क्या इससे मेरी तस्वीरें बेहतर आएंगी? क्यों? ये कोई नहीं बताता। वही तो, ग्राहक फीचर्स नहीं खरीदते, वो फायदे खरीदते हैं। वो उस अंतिम परिणाम को खरीदते हैं जो उनकी जिंदगी को बेहतर बनाएगा। कोई अच्छा सा उदाहरण है इसका? स्लैक का उदाहरण लीजिए, जो एक ऑफिस कम्युनिकेशन टूल है। जी। जब वो बाजार में आए तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम एक और चैट ऐप हैं जिसमें चैनल और इंटीग्रेशन है। ये तो फीचर्स हो गए। उनका संदेश था स्लैक आपके ऑफिस के बेकार इंटरनल ईमेल को खत्म कर देगा। ये एक फायदा है। वाह। हर कोई ऑफिस के ईमेल से परेशान था। उन्होंने उस दर्द पर मरहम लगाया। फायदा ग्राहक की कहानी का हीरो होता है। फीचर तो बस एक साइड कैरेक्टर है जो हीरो को मजबूत बनाता है। ये बहुत दमदार बात है। ईमेल को खत्म कर देगा, ये सीधा और असरदार है। तो अद्वितीय मूल्य का मतलब है वो खास फायदा जो आप देते हैं।
और आपका प्रतियोगी जैसे कि एक्सेल शीट या ऑफिस ईमेल नहीं दे सकता। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, ये जो इतना बड़ा फायदा है, क्या ये हर किसी के लिए होगा? क्योंकि हर कोई तो ऑफिस ईमेल से उतना परेशान नहीं होगा। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और यही हमें तीसरे और शायद सबसे साहसी सिद्धांत पर लाता है, अपने सर्वश्रेष्ठ ग्राहकों या बेस्ट कस्टमर्स की पहचान करना। मतलब सबको टारगेट मत करो। हाँ, सारांश साफ कहता है कि कोई भी प्रोडक्ट सबके लिए नहीं होता। ये सुनने में डरावना लग सकता है, खासकर एक नई कंपनी के लिए जिसे हर ग्राहक की जरूरत है। लेकिन हर किसी को बेचने की कोशिश में आप असल में किसी को भी नहीं बेच पाते। ऐसा क्यों? ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश करना तो मतलब अच्छी बात होनी चाहिए। सोचिए, आप एक रेस्टोरेंट खोल रहे हैं। आप कहते हैं हम सबके लिए खाना बनाते हैं, इंडियन, चाइनीज, इटालियन, मैक्सिकन। हाँ, एक मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट। तो क्या होगा? शायद कोई नहीं आएगा, क्योंकि जो अच्छा इटालियन खाना चाहता है वो एक स्पेशलिस्ट इटालियन रेस्टोरेंट में जाएगा, जिसे चाइनीज खाना है वो वहां जाएगा। जब आप सबके लिए होते हैं तो आप किसी के लिए भी खास नहीं होते। आपका संदेश फीका पड़ जाता है। हाँ, इसके बजाय अगर आप कहें हम दिल्ली में सबसे बेहतरीन ऑथेंटिक हैदराबादी बिरयानी बनाते हैं, तो हर वो इंसान जिसे बिरयानी पसंद है वो आपके बारे में जानना चाहेगा। मतलब उन लोगों पर फोकस करो जिनके लिए आपका प्रोडक्ट सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि अपरिहार्य, मतलब इंडिस्पेंसेबल है। बिल्कुल। वो लोग जिनकी कोई बड़ी समस्या आपका प्रोडक्ट हल कर रहा है, ये आपके शुरुआती प्रशंसक बनते हैं, आपके ब्रांड एम्बेसडर। बिल्कुल। इन्हें बीच हेड मार्केट भी कहते हैं। ये वो छोटा सा ग्रुप है जो आपके प्रोडक्ट को बहुत पसंद करेगा, क्योंकि वो उस समस्या को बहुत गहराई से महसूस करते हैं। एक बार जब आप उन्हें जीत लेते हैं तो उनकी कहानियां और सिफारिशें बाकी लोगों को आकर्षित करती है। फेसबुक की शुरुआत भी तो ऐसे ही हुई थी, सिर्फ हार्वर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। एकदम सही उदाहरण है। हर बड़े ब्रांड की शुरुआत ऐसे ही छोटे जुनूनी ग्रुप से हुई है। ठीक है, तो अब तक की कहानी ये है, पहले समझो कि ग्राहक तुम्हें किससे तौल रहा है, फिर उसे बताओ कि तुम उस दूसरे विकल्प से बेहतर फायदा कैसे देते हो, और ये कहानी सिर्फ उन लोगों को सुनाओ जो इसे सुनने के लिए बेताब हैं। हाँ, ये सब अंदरूनी तैयारी जैसा लगता है, अपनी रणनीति बनाना, लेकिन इस कहानी को दुनिया के सामने कैसे रखा जाए? मुझे लगता है अगला कदम इसी बारे में है, बाजार श्रेणी या मार्केट कैटेगरी। हाँ, और ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से जुड़ा है। श्रेणी एक मानसिक शॉर्टकट है। शॉर्टकट कैसे? ये एक लेबल है जो ग्राहकों को तुरंत बता देता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है और उससे क्या उम्मीद रखनी है। सारांश में कहा गया है कि आप अपने प्रोडक्ट को किस श्रेणी में रखते हैं, ये उसके बारे में धारणा को पूरी तरह बदल सकता है। कोई उदाहरण दे सकते हैं? एक कहानी सुनाती हूँ। मेरे एक जानने वाले ने एक हेल्दी स्नैक बार बनाया जो प्रोटीन और पोषक तत्वों से भरपूर था। शुरुआत में उसने उसे पोषक तत्व युक्त खाद्य ईंट कहना शुरू किया। खाद्य ईंट? ये तो सुनने में ही बेस्वाद लग रहा है। बिल्कुल। किसी ने नहीं खरीदा। प्रोडक्ट वही था, लेकिन नाम और श्रेणी भयानक थी। फिर किसी ने उसे सलाह दी। क्या सलाह दी? उसने पैकेजिंग बदली और उसे प्रोटीन बार कहना शुरू कर दिया। अचानक उसकी बिक्री बढ़ गई। बस नाम बदलने से? उसने प्रोडक्ट में एक भी बदलाव नहीं किया था, उसने सिर्फ उसकी श्रेणी बदली। प्रोटीन बार कहते ही लोगों के दिमाग में एक खांचा बन गया। ओ, ये जिम जाने वालों के लिए है, वर्कआउट के बाद खाने के लिए, ये मुझे एनर्जी देगा। सही बात है। श्रेणी की कीमत, उपयोग और ग्राहक के बारे में सारी उम्मीदें एक सेकंड में तय कर दी। ये तो कमाल है। लेकिन इसमें एक मुश्किल भी है। क्या होगा अगर आपका प्रोडक्ट किसी मौजूदा श्रेणी में फिट ही नहीं होता? जैसे जब पहला आईपैड आया था, वो न तो एक बड़ा फोन था, न ही एक छोटा लैपटॉप। एप्पल ने तो एक नई श्रेणी ही बना दी। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और सारांश भी मानता है कि एक नई श्रेणी बनाना बहुत मुश्किल और महंगा काम है। आपको लोगों को शिक्षित करना पड़ता है, जो हर कोई नहीं कर सकता। हाँ, एप्पल जैसी कंपनियां ये कर सकती हैं। उन्हें पहले आईपैड को मौजूदा श्रेणियों से जोड़कर समझाना पड़ा, ये एक लैपटॉप जितना शक्तिशाली है, लेकिन एक किताब जितना आसान। उन्होंने एक पुल बनाया। अच्छा। ज्यादातर कंपनियों के लिए एक मौजूदा श्रेणी में अपनी जगह बनाना ज्यादा समझदारी है। आप कह सकते हैं, हम एक सीआरएम सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन हम खास तौर पर फ्रीलांसरों के लिए बनाए गए हैं। यहाँ सीआरएम श्रेणी ग्राहकों को तुरंत संदर्भ दे देती है। संदर्भ? ऐसा लगता है कि ये सारे बिंदु इसी एक शब्द पर आकर जुड़ते हैं। आपका प्रतियोगी कौन है, ये संदर्भ तय करता है। आपका मूल्य क्या है, ये भी संदर्भ पर निर्भर करता है। आपकी श्रेणी भी संदर्भ ही बनाती है। सारांश का अंतिम बिंदु भी यही है, संदर्भ ही सब कुछ है, या कॉन्टेक्स्ट मैटर्स।
एकदम सही। ये इन सभी हिस्सों का निचोड़ है। कोई प्रोडक्ट अपने आप में ऑसम नहीं होता। अच्छा। वो किसी खास स्थिति, किसी खास ग्राहक के लिए, किसी खास काम को करने के लिए ऑसम होता है। एक प्रोफेशनल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के लिए एक भारी वाटरप्रूफ 5 लाख रुपए का कैमरा ऑसम है। हाँ। क्योंकि वो उसे बर्फ और बारिश में शानदार तस्वीरें लेने में मदद करता है। लेकिन मेरे और आपके जैसे आम इंसान के लिए वही कैमरा एक बेकार और जटिल बोझ है। सही है। हमारे लिए हमारा फोन कैमरा ही ऑसम है। बिल्कुल। संदर्भ ने प्रोडक्ट का मूल्य पूरी तरह से बदल दिया। तो सफल पोजीशनिंग का मतलब है एक क्रिस्टल क्लियर तस्वीर बनाना कि कोई इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कब, कहां और क्यों करेगा। हाँ, ये सारी पहेली के टुकड़ों को जोड़कर एक मुकम्मल तस्वीर बनाने जैसा है। बिल्कुल। जब आप कहते हैं कि आपका प्रोडक्ट सबके लिए है, तो आप कोई संदर्भ नहीं दे रहे। लेकिन जब आप कहते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर उन छोटे रेस्टोरेंट मालिकों के लिए है जो अपनी इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए अभी भी कागज और पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने एक ही वाक्य में सब कुछ बता दिया। क्या क्या बता दिया? आपका ग्राहक, रेस्टोरेंट मालिक, प्रतिस्पर्धी विकल्प, कागज और पेन, और अद्वितीय मूल्य, इन्वेंट्री मैनेजमेंट को आसान बनाना, यही मजबूत पोजीशनिंग है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो सबसे बड़ा सबक क्या है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लेखक का मुख्य संदेश है, धारणा ही वास्तविकता है। आप दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन अगर आप उसे सही कहानी और सही संदर्भ में पेश नहीं कर पाते हैं, तो वो गोदाम में धूल फाकता रहेगा। सही कहा। जैसा कि सारांश में कहा गया है, एक बेहतरीन प्रोडक्ट होने से ज्यादा जरूरी है उसे सही नजरिए से पेश करना। और ये बात सिर्फ प्रोडक्ट्स पर ही लागू नहीं होती होगी। नहीं, अगर हम इसे और बड़े नजरिए से देखें तो ये सिद्धांत सिर्फ कंपनियों पर लागू नहीं होते। ये हर उस चीज पर लागू होते हैं जहां आप किसी के दिमाग में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। जैसे कि चाहे आप एक यूट्यूबर हों जो अपना चैनल बढ़ाना चाहता है, एक लेखक जो अपनी किताब बेचना चाहता है, या एक कर्मचारी जो ऑफिस में अपने नए आइडिया के लिए समर्थन चाहता है। आप अनजाने में इन्हीं नियमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, या तो सही या गलत। मतलब ये सिर्फ बेचने के बारे में नहीं है। नहीं, ये स्पष्टता और कनेक्शन बनाने के बारे में है। तो आज हमने अप्रैल डनफोर्ड की किताब ऑब्वियसली ऑसम के सारांश के जरिए प्रोडक्ट पोजीशनिंग के 5 प्रमुख सिद्धांतों को समझा। ग्राहक की नजर से प्रतिस्पर्धी विकल्पों को पहचानना, फीचर्स नहीं फायदे बताना, सर्वश्रेष्ठ ग्राहकों को लक्षित करना, सही बाजार श्रेणी चुनना और इन सबको मिलाकर एक स्पष्ट संदर्भ स्थापित करना। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। ये सारांश किसी उत्पाद को ग्राहकों के लिए स्थापित करने पर केंद्रित है, लेकिन क्या यही सिद्धांत किसी विचार को स्थापित करने पर भी लागू होते हैं? मतलब एक आइडिया की पोजीशनिंग। हाँ, अगर कोई किसी नई अवधारणा या सोचने के एक अलग तरीके के लिए दूसरों को मनाना चाहता है, तो उस विचार के प्रतिस्पर्धी विकल्पों, यानी वो पुराने विचार जिनसे वो मुकाबला कर रहा है, अच्छा, और उस नए विचार के अद्वितीय मूल्य को विचारों के बाजार में परिभाषित करना कितना महत्वपूर्ण होगा। ये एक विचार है जिस पर आगे सोचा जा सकता है।